Very good morning, class 7th students, 7th A, B and C. I hope you all are fine at home and studying well, going good with your subjects and with your subject that is SST. ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब लोग घर पे अच्छे से होंगे और अपने सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ रहे हैं, अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, अपने आप को नॉलेजेबल बना रहे हैं, चीज़ों को अच्छे से समझ रहे हैं ना। आप लोग बड़े क्लासेस में आ गए अब, और अभी तो जो हाल है इस टाइम पे पूरे वर्ल्ड का, इस टाइम पे अभी ऑनलाइन स्टडी हो सकती है और ऑनलाइन स्टडी में ही आप लोगों को हम लोग जो चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ यू, आप लोगों की अच्छाई के लिए। तो इन सब चीज़ों को आपको अपने अंदर क्या करना है, गेन करना है और अपने नॉलेज को बढ़ाना है। तो हम लोग क्या करते थे बेटे, हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 5 ज्योग्राफी में, ठीक है, सोशल स्टडीज में। चैप्टर नंबर 5 का क्या नेम है, द एटमॉस्फेयर। तो हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था फर्स्ट क्लास में, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था अबाउट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर तक हम लोग पढ़ लिए थे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आज अबाउट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अबाउट विंड्स एंड अबाउट ह्यूमिडिटी। सो अगर ये हो गया, आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ लिया, विंड्स पढ़ लिया, ह्यूमिडिटी पढ़ लिया, तो आपका ये भी चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। सो सबसे पहले सारे बच्चे क्या करेंगे, पेज नंबर 204 पे आ जाएंगे। Everyone should open the book and come to page number 204. And today we are going to study about the atmospheric pressure. Atmospheric pressure. हमने लास्ट क्लास में आप लोगों को ये बताया था फॉर्मूले के तहत कि कैसे डिग्री फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में आप लोग चीज़ों को चेंज कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। आई होप आप लोगों ने किया होगा। आप लोग यूट्यूब पे जो भी वीडियो हमने, अगर यही वीडियो आपको सेंड किया, ठीक है, आपको कोई क्वेरी है, आपको कुछ पूछना है, तो आप इसके नीचे जो वीडियो के नीचे जो कॉमेंट सेक्शन रहता है, आप उसमें पूछ सकते हो हमसे। तो ईजी होगा आपको आंसर देना, है ना, हमारे लिए भी और आपके लिए भी ईजी होगा पूछना। तो आप लोग एक रिस्पॉन्सिव स्टूडेंट्स की तरीके से रहो। अगर आपसे कुछ पूछा जा रहा है तो उसका रिस्पॉन्स करो, आंसर्स दो, ठीक है। मैम से भी अगर कोई चीज़ नहीं आ रहा है तो पूछो। ओके, हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। चलो पेज नंबर 204 पे आ जाएंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में एयर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन एवरीथिंग एग्जिस्टिंग ऑन दी अर्थ। एयर क्या है, वायु जो है, हवा जो है, क्या करती है, प्रेशर एक्सर्ट करती है किस चीज़ पे, हर वो चीज़ पे जो पृथ्वी पर है। This is called air pressure. ये क्या हो गया, air pressure. Thus, air pressure can be defined as the pressure which is exerted. Underline, air pressure can be defined as the pressure which is exerted by the weight of air as a particular place on the surface of the earth. तो air pressure क्या होता है, वो pressure जो कि वायु के द्वारा, हवा के द्वारा exert किया जा रहा है, दबाव दिया जा रहा है किसी भी जगह पर, किसी भी चीज़ पर। एयर प्रेशर और द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द बैरोमीटर। अब इसको अंडरलाइन करेंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग किस चीज से कैलकुलेट करते हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट से, दैट इज बैरोमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, इट इज मिलीबार। तो यूनिट क्या होगा, मिलीबार। सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए। देख लीजिए बैरोमीटर का यहाँ पे फिगर भी बना हुआ है, बैरोमीटर कैसा होता है। इट्स अ वेरी गुड बुक। यहाँ पे आपको फिगर और जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसके तहत आपको, अगर आपको समझा रहा है यहाँ पे, तो ये किताब बहुत अच्छी है। जब हम लोग किसी भी चीज़ को अगर पिक्चर फॉर्मेट में याद रखते हैं, है ना, स्टोरी फॉर्मेट में याद रखते हैं, या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में अगर हमको याद रखते हैं उन चीज़ों को, तो हमारे दिमाग में वो बहुत समय तक रहती है। चलो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नॉट यूनिफॉर्म एवरीवेयर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर सब जगह एक ही तरह नहीं है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है। द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ अ प्लेस आर एल्टीट्यूड, टेम्परेचर एंड प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द अर्थ। तो वो फैक्टर्स जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इन्फ्लुएंस करते हैं, घटाते बढ़ाते हैं, वो कौन कौन से हैं, एल्टीट्यूड, टेम्परेचर और वाटर वेपर। एक्सप्लोर मोड में आ जाइए। द फास्टेस्ट सरफेस wind speed was 231 miles per hour.
It was recorded at Mount Washington, New Hampshire on April 12, 1934. जो सबसे तेज हवा बही थी, सरफेस विंड स्पीड जो थी वो कितनी थी? 231 माइल्स पर आवर। ये कहाँ पे रिकॉर्ड की गई थी? माउंट वॉशिंगटन में, जो कि न्यू हैम्पशायर में है। और किस दिन के, किस तारीख को? 12 अप्रैल 1934 को। ये सब जीके है। सोशल साइंस में आप लोगों को जीके भी जानने को मिलेगा, है ना? जीके भी जानने को मिलता है, बहुत इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ जीके। चलो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मैक्सिमम एट सी लेवल। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? सी लेवल पे होता है। As the altitude increases, atmospheric pressure decreases. अब देखिए, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर आपने पढ़ा, उसका जस्ट ऑपोजिट क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जैसे जैसे हमारा एल्टीट्यूड बढ़ रहा है, हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। वेयर जब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में हम लोग पढ़ रहे थे, तो जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ रहा था, हमारा क्या हो रहा था? एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर हमारा घट रहा था। This is because as we ascend, the density of air gradually diminishes. Consequently, air pressure also lessens. और इससे हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि जैसे हम लोग ऊपर चढ़ेंगे, क्या होता है? हमारा डेंसिटी जो हमारी एयर की होती है, जो घनत्व होता है हमारे हवा का, वो क्या होता है? कम होता है, क्योंकि वहाँ पे वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स कम हमको मिलते हैं। घनत्व मतलब वो कितना घना है ना? लाइक सिरप इज मोर डेंस दैन वाटर। जो सिरप होता है वो, उसका डेंसिटी ज़्यादा होता है पानी के कंपेरिजन में। तो वहाँ पे क्या होगा? एयर प्रेशर कम हो जाएगा। अगर हम लोग ऊपर चलते जाएंगे, ऊपर अगर हमारा हाइट बढ़ता जाएगा, ऑल्टीट्यूड पे अगर हम ऊपर के ऑल्टीट्यूड पे जाएंगे, तो क्या होगा? वहाँ पे डेंसिटी ऑफ एयर क्या है? कम है, और इसलिए एयर प्रेशर भी क्या है? कम। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एयर प्रेशर डिक्रीजेज। जितना 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 अगर टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो एयर प्रेशर क्या होगा? घटता जाएगा। दिस हैपन्स बिकॉज वार्म एयर एक्सपैंड्स एंड इट्स डेंसिटी रिड्यूसेस। क्योंकि गर्म हवा क्या होती है? वो फैलती है और उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। अगर कोई भी चीज़ फैलेगी तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये जो भी चीज़ आपको डेंसिटी और ये सब चीज़ें अगर आपको नहीं समझ में आ रही हैं, तो आप लोग इसमें सिरप एंड वाटर का उदाहरण दोगे और साइंस से भी थोड़ा सी समझने की कोशिश करोगे। ऑन दी अदर हैंड, कोल्ड एयर एक्सर्ट्स मोर प्रेशर एज इट इज डेंसर एंड हैवियर। और दूसरी बात अगर हम कर रहे हैं, तो कोल्ड एयर क्या है? वो ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करता है, ठंडी हवा, क्योंकि वो ज़्यादा डेंस होता है और भारी भी होता है। अंडरलाइन कर लेंगे। Air having more water vapor content exerts less pressure than air with little or no water vapor. तो वो हवा में जिसमें वाटर वेपर ज़्यादा मात्रा में है, वो क्या करेगा? लेस, उसमें प्रेशर कम होता है। और हाँ, जिस हवा में अगर वाटर वेपर कम होता है या फिर नहीं होता है, तो उसमें प्रेशर क्या होता है? ज़्यादा होता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ओवर दी अर्थ। तो पृथ्वी पर जो एयर प्रेशर है वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से है। अर्थ हैज़ 4 मेजर प्रेशर बेल्ट्स। तो अर्थ पे, पृथ्वी पे 4 मेजर प्रेशर बेल्ट्स हैं। कौन कौन से हैं? देखो, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ तक है। देखो यहाँ पे फिगर देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड प्रेशर बेल्ट्स। यहाँ पे पाई चार्ट बना है, इसमें देखिए कैसे इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट को दिखा रहा है। इक्वेटर पे है तो इसलिए नाम हो गया इसका इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। इसको डोल्ड्रम्स के भी नाम से जानते हैं। सब ट्रॉपिक हाई प्रेशर बेल्ट 30 डिग्री नॉर्थ से साउथ टू 30 डिग्री नॉर्थ से साउथ। देखो, सब ट्रॉपिक हाई प्रेशर हॉर्स लैटिट्यूड्स जिसको जानते हैं। सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट 60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ टू 65 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। देखो, सब पोलर लो प्रेशर। और पोलर हाई प्रेशर बेल्ट कहाँ पे आ गया? 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। मतलब एकदम जो लंबी लाइन है, 90 डिग्री लाइन में 90 डिग्री कैसे बनता है? ऐसे बनता है ना, ये ऐसा 90 डिग्री हो गया। तो इस तरीके से देखो, यहाँ पे इक्वेटर से अगर आप ले जाओगे ना यहाँ पे नॉर्थ पे, तो ये 90 डिग्री बन रहा है, वो आपका हो गया हाई प्रेशर बेल्ट। चलो, अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट विंड्स। हवा के बारे में थोड़ा जानेंगे। Water changes into water vapor all the time and not at all temperatures. वाटर जो है वाटर वेपर में कैसे कन्वर्ट होता है? ऑल टेम्परेचर्स, मतलब कि
वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर ऑल द टाइम एंड एट ऑल टेम्परेचर्स। ठीक है, वाटर जो है वाटर वेपर में जब टेम्परेचर के हिसाब से चेंज हो जाता है। वाटर इन वेरियस वाटर बॉडीज एज वेल एज ऑन द लैंड चेंजेस इनटू वाटर वेपर एंड गेट्स मिक्सड विद द एयर। ठीक है, तो जब वाटर वेपर निकलता है, जब हीट पड़ती है वाटर बॉडीज से, तो वहाँ से क्या निकलता है, वाटर वेपर, और वो जाकर एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर की जो वायुमंडल है, मतलब एटमॉस्फेयर, उसके जो गैसेज है उसमें आके मिल जाता है। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज रेफर्ड टू एज ह्यूमिडिटी। तो जो वाटर वेपर है हमारे वायुमंडल में, उसी को हम लोग ह्यूमिडिटी के नाम से जानते हैं। और जब हम लोग कहते हैं ना कि आज बहुत हमारा क्या है कि आज हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ह्यूमिड है, मतलब उस टाइम पे क्या होता है, वाटर वेपर का जो कंटेंट है एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होता है, हमें ज़्यादा गर्मी लगती है। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर वेरीज ग्रेटली फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। इट डिपेंड्स अपॉन दी टेम्परेचर। तो वाटर वेपर भी किसके डिपेंडेंट है, टेम्परेचर के। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होगी, और टेम्परेचर कम होगा तो ह्यूमिडिटी भी कम होगी। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड इन अ पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ एयर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। तो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे फॉर द पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ एयर, कि वहाँ पे कितनी हवा है, उसके लिए हम लोग उसको क्या समझते हैं कि वो क्या है, इट इज़ एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को किस में मेजर करते हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट से, हाइग्रोमीटर से। तो हम लोग ह्यूमिडिटी को किस चीज़ से मेजर करते हैं, हाइग्रोमीटर। देखो एच से ह्यूमिडिटी और एच से हाइग्रोमीटर। तो जितने भी आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं आपको याद होने चाहिए। ठीक है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर आप लोग थर्मामीटर से नापते हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप लोग बैरोमीटर से नापते हो, मेजर करते हो, और ह्यूमिडिटी आप लोग हाइग्रोमीटर से नापते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एयर कैन होल्ड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मॉइस्चर। व्हेन इट होल्ड्स द ग्रेटेस्ट पॉसिबल क्वांटिटी ऑफ मॉइस्चर इट इज़ कॉल्ड सैचुरेटेड एयर। ठीक है, तो जब एटमॉस्फेयर हमारा सबसे बहुत ज़्यादा मात्रा में अपने अंदर मॉइस्चर कंटेंट, मतलब जितना वो मॉइस्चर कंटेंट अपने अंदर स्टोर कर सकता है, अगर वो उतना कर लेता है तो उसको हम लोग सैचुरेटेड एयर के नाम से जानते हैं। सैचुरेटेड एयर क्या होता है, इसको भी अंडरलाइन करेंगे। द टेम्परेचर एट विच एयर गेट्स सैचुरेटेड इज कॉल्ड ड्यू पॉइंट, और इसी पॉइंट को हम लोग ड्यू पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। विद द रिडक्शन इन द टेम्परेचर ऑफ एयर, sorry class, we are studying here about humidity and not winds. Okay, so write down humidity. It's already written, पहले से लिखा हुआ है। हम लोग ह्यूमिडिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, विंड्स शफल हो गया, उसको हम लोग अभी पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो कहाँ पे थे हम लोग कि हाँ, विद द रिडक्शन इन द टेम्परेचर ऑफ एयर द वाटर वेपर चेंजेस इनटू द लिक्विड स्टेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन एंड फॉर्म्स क्लाउड्स, ड्यूज, फ्रॉस्ट और फॉग। तो जैसे जैसे हमारे वायुमंडल का टेम्परेचर कम होता है तो वाटर वेपर किस में चेंज हो जाता है, लिक्विड स्टेट में हो जाता है। वाटर वेपर लिक्विड फॉर्म हो जाता है, वाटर बन जाता है फिर से थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, और उसके बाद क्या फॉर्म करता है, क्लाउड्स फॉर्म कर देता है, ड्यू, फ्रॉस्ट और फॉग फॉर्म करता है। माइन्यूट ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर आर फॉर्म्ड इन द एयर व्हेन वाटर वेपर कंडेंसेस। तो माइन्यूट ड्रॉपलेट्स, छोटे छोटे जो बूंद होते हैं पानी के, वो फॉर्म हो जाते हैं हमारे हवा में जब वाटर वेपर कंडेंस होता है। वेरियस वाटर ड्रॉपलेट्स देन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म बिगर ड्रॉपलेट्स विच आफ्टर बिकमिंग हैवी फॉल डाउन टू द अर्थ। दिस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। और फिर छोटे छोटे जो होते हैं बूंद पानी के, जब वो अपने में मिल जाते हैं तो बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो जाते हैं, जब वो पृथ्वी पे आते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग प्रेसिपिटेशन के नाम से जानते हैं। प्रेसिपिटेशन में टेक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो, हेल और स्लीप। प्रेसिपिटेशन किस फॉर्म में होगा, जब वाटर ड्रॉपलेट्स बड़े बड़े पृथ्वी पे आते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बारिश हो रही है, रेनफॉल हो रहा है, या फिर कभी कभार बर्फबारी भी होती है, हेल्स भी गिरते हैं, ओले पड़ते हैं, और स्लीट। रेनफॉल इज वाइटल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लिविंग बींग्स ऑन द अर्थ। ऑब्वियसली बिना पानी के हम लोग जी नहीं सकते हैं। एंड रेनफॉल इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। तो ये क्या है, एसेंशियल है फॉर द सर्वाइवल ऑफ अस। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल। 3 तरीके के रेनफॉल हैं, कौन कौन से,
कॉन्वेक्शनल रेनफॉल और ओरोग्राफिक रेनफॉल एंड साइक्लोनिक रेनफॉल। तो ये 3 तरीके की रेनफॉल है, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। कौन कौन से भाई? कॉन्वेक्शनल, ओरोग्राफिक एंड साइक्लोनिक। इसके बारे में आप लोग बड़े क्लासेस में पढ़ेंगे, दैट इज इन क्लास 8th एंड 9th एंड 10th। ठीक है, तो ये आपका हो गया ह्यूमिडिटी, यहाँ से कंप्लीट हो गया। और हम लोग का विंड्स क्या हो गया था? स्किप हो गया था ना, छूट गया था, तो विंड्स पढ़ लेते हैं। विंड्स पे आ रही है, उसको भी खत्म कर लेते हैं। उसके बाद आपका ये चैप्टर क्या हो गया? एंड हो गया। चलो, तो विंड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, दे आर एज फॉलोज। विंड्स को हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से हैं? परमानेंट विंड्स, सीजनल विंड्स और लोकल विंड्स। द फ्लो ऑफ एयर फ्रॉम अ हाई प्रेशर एरिया टू अ लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड। तो जो हवा होती है, अगर वो हाई प्रेशर एरिया से जब वो बहती है लो प्रेशर एरिया की तरफ, उसे हम लोग हवा के विंड्स के नाम से जानते हैं। वी कैन नॉट सी विंड बट कैन फील इट व्हेन इट ब्लोज। हम लोग विंड को देख नहीं सकते हैं, इट इज इनविजिबल, हम लोग उसको फील कर सकते हैं। विंड ब्लोज एट अ डिफरेंट स्पीड्स एट डिफरेंट टाइम्स। हवा जो है वो डिफरेंट स्पीड से अलग अलग जगहों पर बहती है। समटाइम्स इट ब्लोज जेंटली व्हाइल एट अदर टाइम्स इट ब्लोज एट ग्रेट स्पीड्स। कभी कभार क्या होता है, धीरे धीरे बहती है, ठीक है, आराम से बहती है, लेकिन कभी कभार बहुत तेज हवा आ जाती है। स्पीड ऑफ विंड इज मेजर्ड बाय एन एनेमोमीटर। तो अब विंड को किसमें मेजर करते हो? याद करेंगे भाई, एनेमोमीटर। अंडरलाइन सब लोग कर लेंगे, ये सब पूछ सकते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स में। स्पीड ऑफ विंड को किस चीज में मेजर करते हो? एनेमोमीटर के द्वारा। देख लो एनेमोमीटर का, देखो यहाँ पे फिगर भी बना है, तो आपको एनेमोमीटर का यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि कैसा है ये, है ना। तो दिस इज अ गुड बुक। While it is its direction is found out by a wind vane। और इसका जो डायरेक्शन है, एक विंड किस तरफ बह रही है, हवा का जो डायरेक्शन है वो कौन सा है, वो आप लोग विंड वेन के तहत समझ सकते हो, विंड वेन के द्वारा समझ सकते हो। तो चलो, कौन कितने प्रकार के हैं? परमानेंट विंड्स, सीजनल विंड्स, लोकल विंड्स। परमानेंट विंड्स क्या होती है भाई? अब विंड्स कौन कौन से तरीके हो गए? परमानेंट, फिर क्या हो गया? सीजनल और लोकल। समझ लो, परमानेंट विंड्स आर आल्सो कॉल्ड प्रिवेलिंग और प्लैनेटरी विंड्स ब्लोन फ्रॉम द हाई प्रेशर बेल्ट टू द लो प्रेशर बेल्ट। ठीक है, तो इसको हम लोग प्रिवेलिंग और प्लैनेटरी विंड भी कहते हैं, जो कि हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की तरफ बहती है। दे ब्लो थ्रू आउट द ईयर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो पूरे साल ये एक ही डायरेक्शन बहती है, इसीलिए इसको हम लोग परमानेंट विंड कहते हैं। परमानेंट मतलब जो हमेशा रहे। ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज, पोलर विंड्स, ये सब एग्जाम्पल्स हैं आपके परमानेंट विंड्स के, अंडरलाइन कर लीजिएगा। ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज और पोलर विंड्स। सीजनल विंड्स क्या होगा? इसको हम लोग पीरियोडिक विंड्स भी कहेंगे, मतलब कुछ पीरियड के लिए आती है फिर चली जाती है, लाइक सीजन। चेंज देयर डायरेक्शन बेस्ड ऑन दी सीजन। तो जैसे जैसे सीजन होता है उस तरीके से अपना डायरेक्शन चेंज कर देती हैं। दे ब्लो इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इन अ पर्टिकुलर सीजन। एक सीजन में सब कुछ, ठंडी का सीजन है तो वो एक डायरेक्शन बहेगी, गर्मी के सीजन में तो अपना डायरेक्शन चेंज कर देगी। जैसे कि मानसून विंड्स। मानसून विंड्स क्या है? सीजनल विंड्स की एग्जाम्पल है। मानसून विंड्स कितना इंपॉर्टेंट है फॉर दी रेनफॉल, इसलिए सीजनल विंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। and underline this that monsoon winds are an example of seasonal winds. Local winds में आ जाएंगे, they are the winds which blow during a specific period of the day or year in a small and specific area. Local मतलब क्या होता है? For a specific area, छोटे जगह के लिए। तो ये इस प्रकार की हवा होती है जो कि कुछ समय के लिए कुछ जगहों पर बहती है और एक ही डायरेक्शन बहती है। जैसे कि लैंड ब्रीज हो गया और सी ब्रीज हो गया, ये सब क्या है? लोकल विंड्स के उदाहरण है। तभी तो आपको कोस्टल एरियाज पे क्या मिलता है? लैंड ब्रीज और सी ब्रीज के तहत वहाँ का टेम्परेचर क्या होता है? मॉडरेट होता है। तो लोकल विंड्स जो हो गए, लोकल विंड्स के लैंड ब्रीज और सी ब्रीज आपका उदाहरण होगा। इसी के साथ ये थोड़ा चैप्टर लंबा था, कोई बात नहीं, इसी के साथ आपका ये चैप्टर क्या हो गया? खत्म हो गया। ठीक है, ग्लॉसरी आप लोग पढ़ोगे, यहाँ पे जितने भी वर्ड्स लिखे गए हैं मैंने सब आपको समझा दिया है, आप लोग फिर इसको पढ़ोगे। ठीक है, पॉइंट्स इन ब्रीफ पढ़ोगे ताकि आपका पूरा रिवीजन हो सके, क्या क्या पढ़ा आपने इस चैप्टर में।
उसके बाद आप लोग क्वेश्चन एंड आंसर्स करने की कोशिश करोगे, ठीक है, और फिर हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर्स को PDF फॉर्मेट में कंप्लीट करेंगे। और सारे बच्चे मुझे क्वेश्चन आंसर्स जब भी मैं करवाती हूँ होमवर्क करके, या तो PDF फॉर्मेट में, या तो आप उसकी फ़ोटो खींच लीजिए, उसका कोलाज बना लीजिए, आता है ना गूगल फोटोज़ पे कोलाज बनाने के लिए, उसे बना लो तो, और हमें उसको शेयर किया करो, होमवर्क में रिप्लाई किया करो। अगर आपकी कॉपीज़ नहीं चेक होंगी तो दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू ऑल, आपका कोर्स नहीं कंप्लीट रहेगा, आप लोग एग्ज़ाम में क्या लिखोगे। फॉर दिस, फॉर योर स्टडीज़ यू हैव टू वर्क अलॉन्ग विथ मी, मेरे साथ साथ आपको भी काम करना पड़ेगा, एंड यू हैव टू सेंड योर होमवर्क टू मी। सो we will do the question and answers of this chapter in the PDF format. Okay class, thank you.